बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल थी। मैं गांव के चौधरी के घर में काम करती। चौधरी के कमरे की सफाई कर रही थी कि जब साइड टेबल की मिट्टी साफ करते मेरी नज़र साइड टेबल पर पड़े शीशे के नाजुक से गुलदान पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत गुलदान था जिसमें गुलाब के फूल रखे हुए थे। मैंने सफाई वाला कपड़ा साइड पे रखा और वो शीशे का नाजुक गुलदान पकड़ कर देखने लगी। हम गरीब लोग थे, ऐसी कीमती चीज़ें बस दूर से ही देख सकते थे। मुझे शीशे के खूबसूरत और नाजुक गुलदान और इसमें सजे हुए फूल शुरू से बहुत पसंद थे। मैं अभी इस गुलदान को देख ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मैं डर के मारे ऐसी चौंकी कि गुलदान ही मेरे हाथ से गिर के टूट गया। सामने चौधरी साहब खड़े थे, उन्हें देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं खौफजदा सी हो गई थी। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने जानबूझ के नहीं किया और ना मुझसे तोड़ा है, मुझसे टूट गया है। मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और आस्ता आस्ता चलते मेरे पास आगे कहने लगी, ये क्या किया तुमने नालायक लड़की, जो दुराई ने दुबई से मंगवाया था वो तो तुम्हें अब नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर तो मैं सहम गई। मैंने कहा, साहब जी आप मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना लेकिन बेगम साहब को कुछ ना बताना। वो बहुत गुस्से वाली और सख्त मिजाज खातून है। अभी एक गिलास भी टूट जाने पर बहुत मारती है और ये तो फिर इनका पसंदीदा गुलदान था। वो चौधरी कहने लगा, लाखों में है इसकी कीमत। लड़की तेरी तनख्वाह से कुछ नहीं होगा। अब जल्दी कर, इस गुलदान की कीमत का बंदोबस्त कर वरना मेरी बीवी तुम्हें मार मार के जान से ही मार डालेगी। चौधरी की बातें मेरी जान निकाल रही थी। मैंने अपने कानों से अपनी मरहुमा माँ की आखिरी निशानी सोने के टॉप्स उतार कर इस चौधरी के हाथ पे रख दिया कि ये मेरे पास बस यही है, इसे बेचकर अपना नुकसान पूरा कर लो। मैं इसने वो छोटे से टॉप्स हाथ में पकड़े और गौर से देखने लगा। फिर मुझे थमाते कहने लगा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए ये पकड़ो और खुद ही अपनी बेगम साहब को दे देना। मैं रोने लगी। मुझे पता था कि वो औरत मुझे नहीं छोड़ेगी। अभी तो चंद ही घंटों के लिए अपने मेके गई है लेकिन वापस आते ही वो मुझे बहुत मारेगी। मैं रोने और मिन्नत करने पे मजबूर थी और चौधरी साहब मुस्कुराहट लिए बोला, कहने लगा, अगर तुम्हारी बेगम साहबा से मैं कहूँ कि तुम बच सकती हो लेकिन मेरी एक शर्त है। चौधरी साहब की बात सुनकर मैंने जल्दी से आंसू पूंछ लिए कि शुक्र है वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था वो ऐसा भी कह सकते हैं। इसकी शर्त ने मेरे होश उड़ा दे। मैंने तनफ़्फ़ुर से इसे देखा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ और छोटी हूँ, वो मुझसे गुनाह करने को कह रहा है। मेरी बात सुनकर इसको भी मुझ पर शदीद गुस्सा आया और कहने लगा, बकवास मत करो, मेरी बेटी का नाम दोबारा मत लेना, तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ। वो एक चौधरी की बेटी है और तुम कमी कमीन शराबी बाप की बेटी। तुम्हारे जैसी लड़कियां तो पैदा ही अपने मालिक का दिल बहलाने के लिए होती हैं। और ये कहकर वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेरी जानब तेज से बढ़ने लगा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मेरा दिल तो दहल के रह गया था, रंग फीका पड़ गया था। गुलदान को भूल गई। मुझे तो इस वक्त अपनी इज्जत के लाले पड़ गए थे। शाम गहरी हो रही थी, मुझे अपने घर जाना था। मैं जल्दी से दरवाजे की जानब बढ़ी लेकिन चौधरी की कमीनगी सी हंसी से मुझे ये बावर करवा रही थी कि वो मेरी वापसी के दरवाजे बंद कर चुका है। वो जिन नज़रों से मुझे देख रहा था, मुझे इसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती नज़र आ रही थी। मुझे लगा कि इसकी नज़रों में कोई तेज़ धार वाला खंजर हो जो मेरे वजूद को काट रहा। मैंने सनसनाहट सी महसूस होने लगी। मैंने कहा, मैं बेगम साहबा की मार खा लूँगी लेकिन गुनाह नहीं करूँगी, मेरा रास्ता छोड़ दें। लेकिन इस हट्टे कट्टे चौधरी ने मुझे बाजू से पकड़ा और ज़बरदस्ती करने लगा। मैं दुबली पुतली सी थी और फिर गरीब कहाँ हम जैसी लड़कियों को फलने फूलने देते हैं। मैं इससे अपना आप छुड़वा रही थी लेकिन मैं कहाँ इसका मुकाबला कर सकती। इसने बेदर्दी से मुझे पकड़ा हुआ था, मेरा दुपट्टा भी फेंक दिया। इसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, चेहरे पर खबासत बड़ी हंसी थी। मैंने अपने बचाव के लिए चलाने लगी, शायद बाहर से कोई मुलाजम अंदर आ जाए, क्योंकि इसकी बीवी बच्चे तो मेके जा चुके थे। घर पर सिर्फ मुलाजमीन ही थे। लेकिन मेरी चलाने पर जो चौधरी और ज़्यादा हंसने लगा, कहने लगा, तुम पर मेरी कब से नज़र है लेकिन मेरी बीवी बहुत ही तेज़ है, वो मुझे मिलने तक नहीं देती तुमसे, इसलिए तो आज मैं पूरा इंतज़ाम करके आया हूँ। सब मुलाजमीन अपने घर जा चुके हैं और जो यहाँ मुस्तकिल रहते हैं इनमें से भी काफ़ी को मैंने छुट्टी दे दी और जो यहाँ हैं वो मेरे वफादार हैं। तुम चाहे चला चला कर अपना गला ख़राब कर लो, तुम्हारी पुकार इस हवेली में सुनने वाला कोई नहीं। ये सुनकर मैं बेबसी से रोने लगी थी। मैंने इस चौधरी के सामने हाथ जोड़े कि मुझे जाने दे, लेकिन वो बेहिस था कि मेरे पास आने लगा। इससे पहले कि वो मेरी तरफ बढ़ता, बेड की दूसरी जानब वैसा ही कांच का गुलदान रखा हुआ था जैसा मुझसे टूट गया था। मैंने वही गुलदान उठाया और उसके सर पे दे मारा। वो सर पकड़ के बैठ गया। मैं फुर्ती दिखाते हुए कमरे से भाग निकली। मेरा दुपट्टा कमरे में ही था लेकिन मुझे किसी बात का होश नहीं था। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल खाली था। इससे पहले कि वो चौधरी भूखे कुत्ते की तरह मुझे ढूंढने की कोशिश करता, मैंने तेज़ी से भागते हुए लॉन्च का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई।
गेट पर एक नौजवान था, चौकीदार था, जो मुझे यूं बदहवासी से भागते हुए गेट के पास होते हुए देखकर पूछने लगा। मैंने इसके सामने भी हाथ जोड़े कहा, मेरी मदद करो, ये चौधरी मुझे बर्बाद कर देगा। इस नौजवान को मुझ पर रहम आ गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। इस वक्त इस वसी और लॉन में कोई नहीं था। वो बड़ी मोहतात नज़रों से देख रहा था, कोई इसे मुझे भागते हुए देख ना ले। ऊपर ली हुई गर्म शाल भी मुझे दे दी। इस वक्त सब लोग खाना खा रहे थे, इसलिए जल्दी से निकल जाओ। हवेली के बराबर एक कोना सा दरख्त है, तुम वहाँ जाके छुप जाओ। भागोगी तो पकड़ी जाओगी। मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है। जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। उसने मुझसे जल्दबाजी में और आस्था से कहा। मैं इस वक्त जिस कदर घबराई हुई थी, मेरी अपनी अकल बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। मैं फ़ौरन दरवाजे से बाहर निकल गई। इस नौजवान ने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि किसी को ये ना लगे कि इसने मुझे भगाया है। मैं हवेली के बराबर बने एक घने दरख्त के बीच में बैठ गई। कुछ देर बाद मुझे इस चौधरी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो शायद चौकीदार नौजवान से मेरे ही बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो साफ मुकर गया और कहने लगा कि मैंने तो यहाँ किसी लड़की को आते नहीं देखा साहब जी, वरना आपकी इजाज़त के बगैर जाने ना देता। फिर हवेली का बड़ा सा गेट खुला, इसमें से एक जीप निकली जिस पर वो चौधरी बैठा हुआ था। वो नौजवान और चौधरी की गाड़ी के पास जाकर पूछने लगे, साहब जी, मैं कल से ड्यूटी दे रहा हूँ, मुझे अभी छुट्टी चाहिए। इस नौजवान ने बड़ी इजाज़त से इस चौधरी से इजाज़त मांगी। इस वक्त वो चौधरी शायद मुझे ढूंढने की उजरत में था, इसलिए कहने लगा, तू जाओ, लेकिन पहले क्वार्टर से पुराने चौकीदार को कहो कि वो मेन गेट पे ड्यूटी दे। नौजवान इस बात में सर हिलाने लगा और अंदर चला गया। वो चौधरी तेज़ी से धुआं मिट्टी उड़ाता हुआ अपनी गाड़ी भगा कर ले गया। इसके जाते ही मैंने सूखा सांस लिया। कुछ ही देर में वो नौजवान बाहर आया, मेरे दरख्त के पास पहुँच कर कहने लगा, अब तुम खतरे से बाहर हो, बाहर निकल आओ। मैं बाहर आ गई। मैंने इसे शक्कर भरी निगाहों से देखा। वो मुझसे कहने लगा कि चादर से अपना चेहरा छुपा लो। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे जंगल की जानब ले जाने लगा। मुझे न जाने क्यों खौफ सा महसूस हुआ कि ये शख्स भी कहीं मुझे जंगल में ले जाकर बर्बाद ना कर दे। मैंने कहा कि तुम मुझे सड़क के रास्ते से मेरे घर छोड़ दो। मेरी बात सुन के कहने लगा, तुम क्या समझती हो, बहुत चौधरी तुम्हें ऐसे ही बख्श देगा। वो तुम्हें सड़क पर ही ढूंढने निकला है। अगर मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊँगा। उस नौजवान की बात भी ठीक थी, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती। अभी अभी तो एक मर्द की नज़रों को देख कर आई थी, फिर कैसे किसी दूसरे मर्द पर भरोसा करती। मैं इस वक्त शशोपंज में मुब्तला थी कि क्या करूँ। वो नौजवान शायद मेरी परेशानी समझ गया था। कहने लगा, मैंने तुम्हें अपनी चादर दी है लड़की, और हम गरीब मर्दों की चादर हमारी गैरत होती है। बेफिक्र हो, तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया। मुझे इसकी बात सुनकर कुछ तसल्ली सी हुई थी। मैं इसके पीछे लपकी थी। बहुत तेज़ कदम से चल रहा था। वो एक मर्द था, इसकी रफ्तार के साथ मैं चाहकर भी मुकाबला नहीं कर पा रही थी। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि मैं थक चुकी थी। मैंने फूले व सांसे से पुकारा कि तुम कुछ आस्था चलो, मैं इतना तेज़ नहीं चल सकती। मेरी बात सुनकर उसने पीछे पलट कर देखा, फिर कहने लगा, अभी कुछ ही देर में ना, जब चौधरी को मिलोगी नहीं तो इससे वफादार मुलाजम और कुत्ते तुम्हें इसी जंगल में ढूंढने आएंगे। अगर तुम्हें चहलकदमी है तो करती रहो और बनो चौधरी के कुत्तों खाने वाला। मेरा क्या है। इस नौजवान ने जो नक्शा मेरे सामने खींचा, मैं तेज से कदम बढ़ाकर इसके साथ साथ चलने लगी। लेकिन अभी भी मैं चलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि जब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल लर्ज गया था। अब मैं नहीं बचूंगी। इस नौजवान ने बेसख्ता पलटकर पीछे देखा। तेज़ रफ्तार लाइट की रोशनी देखकर वो भी कुछ घबरा सा गया था। इसने मेरा हाथ पकड़ा और दाएं जानब मुझे लेकर भागने लगा। मुझे लगा कि मैं किसी तेज़ रफ्तार चीज़ के साथ चलने पर मजबूर हूँ। 15 मिनट बाद मुझे एक दरख्त के पास लेकर जाकर रुका। मेरा हाथ भी छोड़ दिया। कहने लगा, मुझे नहीं मालूम कि वो लोग हमें ढूंढ लेंगे कि नहीं, और जिस तरह मैं चौधरी से बचने के लिए तुम्हें ले आया हूँ यहाँ से, हमने कहा निकल गए ये नहीं पता, क्योंकि गांव का रास्ता तो सीधा साधा था। इसकी बात सुनकर मैं रोने लगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मुझे भाग भाग कर प्यास भी लगने लगी थी। फिर जंगल में खो जाने का मतलब ना जाने में कहाँ पहुँच जाती। मेरे रोने पर उसने मुझे तसल्ली दी कि परेशान मत हो, तुम्हारे रोने से तो तुम अपने घर नहीं पहुँच जाओगी। वो भी शायद मुझे बुझाकर पछता रहा था। एक हाथ उसने अपनी कमर पर रखा, दूसरा हाथ को अपनी पेशानी से फेरते हुए वो अंधेरे जंगल को देख रहा था। शायद गांव या किसी बस्ती का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसे कुछ समझ ना आई तो मुझे कहने लगा, अंधेरा बहुत हो गया, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। फिर चौधरी के लोग भी हमारी ताक में ही हैं। वो दरख्त से टेक लगाए बैठे मुझसे कहने लगा कि तुम भी बैठ जाओ। मैं भी डरते डरते इससे कुछ फासले पर वहाँ बैठ गई। फिर वो अंधेरे में बस एक दूसरे की आंखें ही देख रहे थे। वो मुझसे पूछने लगा, चौधरी की अयाश मजाजी से सब वाकिफ़ हैं, तो तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें यहाँ नौकरी क्यों करवाई।
میں نے کہا کہ میں 10 سال کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میرے والد شرابی ہیں، کوئی کام نہیں کرتا، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، اس لیے اس پڑوس کی عورتوں نے مجھے پہلے دوسرے گھروں کا کام پر لگا دیا، لیکن وہ کام بہت زیادہ کرواتی اور تنخواہ بہت کام دیتی تھی۔ پھر وہ تنخواہ میرا باپ میرے ہاتھ سے چھین لیتا اور سارے پیسے شراب میں اڑا دیتا۔ چودھری کے گھر میں مجھے میری پڑوسن کی خالہ نے لگوایا تھا۔ مجھے تنخواہ اچھی مل رہی تھی، اس لیے میں نے کبھی چودھری کی نظروں پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکن آج تو اس نے یہ کہہ کر بس وہ پھر سے رونے لگی۔ پھر روتے ہوئے میں نے چودھری کی ساری بات بھی اس نوجوان کو بتا دی۔ کہنے لگا تمہارا باپ تو پھر سے پیسوں کی لالچ میں کسی اور کے گھر کام کروا دے گا، یا ہو سکتا ہے چودھری کو تمہیں بیچ ڈالے۔ یہ سن کر تو میں اور گھبرا سی گئی تھی اور کہنے لگی ہو سکتا ہے وہ چودھری تمہیں تمہارے گھر سے بھی ڈھونڈنے کے لیے پہنچے، اور تمہارے شرابی باپ کا بھلا اسے کیا خوف ہو سکتا ہے۔ مجھے اس نوجوان کی باتیں ڈرا رہی تھی۔ میں نے کہا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ یہ کہہ کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا دیکھو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم رونے لگو، لیکن تمہاری عزت کو خطرہ ہے، یہ تو میں بھی جانتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی۔ پھر وہ کچھ ہچکچا کر بولنے لگا اگر تم برا نہ مانو تو تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگے یہ مت سمجھنا کہ میری تم پر کوئی غلط نظر ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا، بس چپ ہی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص میرے پاس سے اٹھ کر نہ جانے کہاں چلا گیا اور میں وہاں اکیلی موجود تھی۔ مجھے پھر سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ شخص میری خاموشی کو انکار سمجھ کر مجھے کہیں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا، اور اب کہیں مجھے چودھری ڈھونڈ کر نہ لے جائے۔ میں کیسے اپنا بچاؤ کروں گی؟ پہلے تو جی چاہا کہ اس درخت کی شاخ کو گلے کا پھندا بنا کر اپنی جان ہی لے لوں۔ جو میرا محرم تھا، وہ میری عزت کا محافظ تھا، وہ تو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ میں کیسے کھلی تجوری کی مانت تھی۔ میں خوف کے مارے اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ میرا دل گھبرا سا گیا تھا۔ مجھے لگا اب میں پھر سے پکڑی جاؤں گی۔ مجھے اپنا بھیانک انجام سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر کیا تو میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں شاخیں تھیں جس پر امرود لگے ہوئے تھے۔ وہ دوبارہ سے فاصلہ رکھ کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے ان شاخوں سے امرود توڑ کر دینے لگا۔ کہنے لگا تو نہ جانے کب سے بھوکی ہو، جب ہم بھاگ رہے تھے تب میں نے یہاں قریب امرود کے درخت بھی دیکھے تھے۔ وہ میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آیا تھا۔ کیا ہی وہ عجیب شخص تھا۔ میں نے جب امرود کے اس کے ہاتھ سے لیے تو اس کے ہاتھ پر زخم تھے، اس میں ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ میں نے امرود چھوڑ کر اس کا ہاتھ بے اختیار پکڑ لیا۔ تمہارے زخم کیسے ہوا؟ مجھے اس کا زخم دیکھ کر دکھ سا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا پھل کی شاخ کاٹنے سے لگ گیا ہوگا۔ مدفنہ انداز کے کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا لیا اور امرود کھانے لگا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی تھی، میں بھی امرود کھانے لگی۔ کہنے لگا میں زبردستی قائل نہیں ہوں، یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہو تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ میں نے زبان کی ہے تو تمہیں لازمی تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا مجھے تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، تم مجھے میرے ابا سے مانگ لینا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے اس موضوع پہ کبھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اسی طرح سے ٹیک لگا کر سو جاؤ، اندھیرے میں سفر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دن چڑھے سارے راستے صاف نظر آئیں گے۔ مجھے بھی بہت تھکاوٹ ہو چکی تھی، اس لیے اسی درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر لی۔ وہ پوری رات جا کر میری حفاظت کرتا رہا۔ جب ہلکی ہلکی روشنی ہوئی تو ہم 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہی گاؤں پہنچ گئے تھے۔ اپنے گھر کے پاس جا کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر میرا باپ چارپائی سے گرا پڑا رو رہا تھا۔ گھر کا سارا سامان الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ میرے والد نے بتایا کہ چودھری ہمارے گھر آیا تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا، اس لیے بہت غصے میں تھا، مجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ اب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ نوجوان بھی اندر داخل ہوا۔ گھر کی حالت دیکھ کر تو میں اور بھی ڈر گئی کہ اگر وہ شخص واپس لوٹ آیا تو نہ جانے میرا کیا حشر کرے گا۔ اس نوجوان نے میرے والد سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ میری حفاظت بھی کرے گا۔ میرے والد صاحب مان گئے۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ وہ رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے گا۔ ساتھ ہی اس چودھری نے بھی آنے کی دھمکی دی تھی۔ میں رات کو ایک صاف سا لباس پہن کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس نوجوان کا بے صبری سے انتظار تھا۔ کچھ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں وہ چودھری نہ پہنچ جائے۔ میرے والد کو بھی یہی ڈر تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میرے والد نے اپنے چند دوستوں کو میرے نکاح کے لیے بلوایا تھا اور نکاح خواہ بھی پہنچ چکا تھا۔
रात के 10 बज गए थे। अब्बा को भी यही डर लगने लगा कि कहीं चौधरी ना आ जाए। अब्बा मुझसे कहने लगा वो लड़का झूठा था, इसलिए वो अभी तक नहीं आया। मैं रात तुझे इस घर में नहीं रख सकता, वरना वो तो मुझे उठा कर ले जाएगा। मुझे तेरा निकाह अभी ही करना होगा। मैंने कहा कि हाँ, अगर वो ना आया तो किससे करूँगी। अब्बा कहने लगे जो भी राज़ी होगा। मेरा दिल टूट चुका। मुझे भी यही लगा कि वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था, वरना 8 बजे का उसने वक्त दिया था। अगर वो वादे का पक्का होता तो अब तक आ जाता। मैं इसका इंतज़ार और भी कर लेती, लेकिन मुझे भी यही खौफ लगता कि कहीं चौधरी ना आ जाए। अब्बा ने बाहर आए चंद दोस्तों में से एक के साथ मेरा निकाह करवा दिया। मैं घूंघट डाले एक ऐसे शख्स के साथ रुखसत हो गई जैसे खुद भी कुछ देर पहले ये नहीं पता था कि वो मुझसे शादी करेगा। मेरा जहन भी इस नौजवान के बारे में सोच रहा था। उसने जो मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, जब अपना वादा ही नहीं निभा सकता था, मैं न जाने क्यों आंसू बखारी थी। मुझे इस शख्स से मोहब्बत नहीं थी। फिर मुझे लगा था कि वो अपने कॉल का पक्का है, लेकिन मैं शायद गलत थी। मैं कब अपने ससुराल पहुंची तो एक हंगामा समझ गया। ज़ाहिर है शादी होने पर घर वालों का रवैया तो ऐसा ही होना था। वहाँ जाकर जो इंकशाफ मुझ पर हुआ, मेरी रूह फना हो गई। वो शख्स एक 60 साल बूढ़ा शख्स था। इसकी बीवी अपना सीना ही पीटने लगी, कहने लगी बच्चे जवान हैं, तुम मेरी से भी छोटी उम्र की लड़की को ब्याह कर ले आए, ज़रा शर्म और गैरत नहीं थी। वो कहने लगा मुझे क्या पता था, मैं इस लड़की के निकाह पर गया था। इसके बाप से मेरी अच्छी तरह से दुआ सलाम थी, लेकिन लड़की की बारात नहीं पहुंची। इसका बाप तो सर पकड़ के रोने लगा, मेरी बेटी की इज्जत रख लो। इसलिए मुझे इस पे तरस आ गया, मैंने निकाह कर लिया। इस शख्स ने मेरे साथ नेकी की थी। मेरा जी चाहा कि मैं यहाँ से अब भाग जाऊँ और किसी नहर में जाकर अपनी जान दे दूँ। मैं कैसे यहाँ ज़िंदगी गुजार सकती थी एक बूढ़े शख्स के साथ। इस बार इसकी बीवी जो अभी से ही रोना धोना डाल रही है, मुझे कहाँ आगे जाके बर्दाश्त करेगी। मुझे वो शख्स अपने कमरे में ले गया, लेकिन वही वो जिसका मुझे 100% यकीन था। कमरे में आ गई, कहने लगी तुमने इस लड़की को सहारा देने के लिए शादी की थी, बस दे दिया सहारा। अब उठो और कमरे से बाहर निकलो, इसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो औरत इस शख्स का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। मैंने भी सूखा सांस लिया। मैं कौन सा शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मेरी मजबूरी थी और बेबसी मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। लेकिन जो क़यामत मुझ पर सुबह टूटी, मैं सोच कर भी नहीं सोच सकती थी। मेरी आंख शोर और वावेले से खुली। वो औरत ना जाने किसके लिए रो रही थी और ऊंची ऊंची रो रही थी। मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। चारपाई पर एक नौजवान सर बांध के बैठा हुआ था। वो औरत इसके चेहरे से खून साफ कर रही थी, इसलिए मैंने इस नौजवान का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन ये समझ गई थी कि ये नौजवान इसी बूढ़े शख्स का बेटा है जिसका मुझसे निकाह हुआ है। कौन थे वो लोग? अल्लाह जाने किसने मेरे बेटे की ये हालत की थी। वो औरत अपने बेटे के खून को साफ करते हुए कपड़े से देख कर कहने लगी। इसका वालिद भी वहीं मौजूद था, लेकिन जैसे इस शख्स ने चेहरा ऊपर किया तो आंखें झुकाना भूल गया था। वो शख्स भी मुझे देखकर पत्थर हो गया था। ये वही नौजवान था, मुझे ऐसे देख रहा था। वो कुछ देर तक देखता ही रहा। मैं बेजान मुजस्मा उसे देखती रह गई। इसने कुछ देर बाद मुझसे नज़रें हटा ली थी। वो अपनी माँ से जो कुछ इसने कहा वो सुनकर मेरी आंखों पर मेरा अख्तियार न रहा। कहने लगा एक लड़की को बचाकर इसके घर छोड़ा था। अम्मी चौधरी से इसकी इज्जत बचाने के लिए और इसके बाप से ये भी वादा कर लिया था कि रात को मैं अपने घर वालों को साथ लेकर इसके घर ले जाकर इस लड़की से निकाह कर लूँगा। लेकिन चौधरी के कुछ लोगों को पता चल गया और इसलिए उन्होंने मुझे मार पीट कर जंगल में फेंक के कहने लगे चौधरी के मुँह का नवाला छीना इतना आसान नहीं है। रात को चौधरी साहब इस लड़की को अपने तहखाने में ले जाएंगे, जहाँ बंद कर देंगे और सारी ज़िंदगी उसी में ही बंद रखेंगे। मेरे सर में बहुत चोट लगी थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो मैं ये सबसे पहले इस लड़की के घर पहुंचा तो इसके वालिद से पता चला कि उसने रात में ही इसका निकाह किसी और से कर दिया। लेकिन ये नहीं पता था जो काम मुझसे अधूरा रह गया था उसे अब्बा ने पूरा किया। चलो कम से कम मेरी बात की लाज तो रख ली। मैंने इसे चौधरी से बचाया। ये सुनकर मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगी।
سعد نے تو میری خاطر کتنے زخم کھا لیے تھے۔ وہ شخص جس سے میرا نکاح ہوا تھا مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے بیٹے سے ساری بات سن کر مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میں نے عدت وہیں گزاری اور کمرے میں رہ کر عدت پوری ہوتے ہی میرا نکاح سعد اللہ سے ہو گیا۔ چودھری کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائی، سعد کے ساتھ جا کر لکھوائی تھی میں نے۔ وہ اب جیل میں بند ہے۔ سعد نے اپنا وعدہ نبھایا اور مجھے اپنایا، اور ساتھ ہی انصاف بھی دلوایا تھا۔